Hello, my dear students. How are you all? सब गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, जिसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कशन किया था. इसके बाद आज हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ. उसके बाद किन किन चीज़ों पर रेजिस्टिविटी क्या होती है और किन किन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे फिजिक्स पुराण पे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो ओम्स लॉ हमने जब कंप्लीट कर लिया था, तो ओम्स लॉ के बाद आता है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक. कुछ होते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. अब आप कहेंगे सर ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं. देखो पहले हमारे आते हैं ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर्स की क्या पहचान होती है. these conductor ओबे ओम्स लॉ. अभी हमने पिछली वीडियो में जो ओम्स लॉ पढ़ा था, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो पुरानी वीडियो जाके देख ले. तो वहां पे हमने पढ़ा था कि ये कंडक्टर जो है ओम्स लॉ को, सॉरी, जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. यानी यहां पर क्या होता है कि V ओवर में I इज इक्वल टू R होता है और यहाँ पे R होता है आपका कांस्टेंट. तो ये सारे कंडक्टर आपके क्या कहलाएंगे, ओम्स लॉ, सॉरी, ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे. यहाँ जो वी आई ग्राफ है, इनके केस में जो वी आई ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन. जो वी आई ग्राफ हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, जैसा हमने पिछली वीडियो बना के देखा था. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नॉन ओमिक कंडक्टर. नॉन ओमिक कंडक्टर्स. नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है बच्चों. नॉन ओमिक कंडक्टर वो होता है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. यानी कि दीज डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. कि ये जो कंडक्टर हैं ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. यानी यहां पर V ओवर I R तो होता है, बट R इज नॉट कांस्टेंट. यहां पे R जो आपका है वो कांस्टेंट नहीं होता. अगर हम ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल लेके चलें, तो जितने आपके कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, कंडक्टर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर, अगर आप फिक्स टेम्परेचर को रखें, टेम्परेचर को फिक्स रखें, तो ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं. यहाँ पे V अपॉन I जो है वो R के बराबर होता है. और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह के सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. कैसे नहीं करते, इनका जो वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. जो इनका जो वी आई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता. जैसे अगर मैं सिलिकॉन के बारे में बात करूं या जर्मेनियम के बारे में बात करूं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है. जब हम वी आई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ये इधर ऐसे आता है और यहाँ ऐसे आता है. तो ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं. हमें कैसा चाहिए था ओम्स लॉ के लिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, इसीलिए ये ओम्स लॉ को भी नहीं करते. तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर. वीडियो को पॉज करके नोट कर लें. पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो. हो गया, हो गया. ओके, सो आई एम गोइंग टू रब इट. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो अपने कॉपी पेन निकाल के नोट करते जाएं, सारे नोट्स आपके काम आएंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच factors on which resistance of a conductor depends. जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो जिसमें आपका पहला है, देखो रेजिस्टेंस जो होता है, पहले सबसे आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस होता क्या है.
बेसिकली क्या होता है कि मान लो मेरे पास ना एक वायर है, ये एक वायर है, तो वायर के अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं एक डायरेक्शन में इस तरह से। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीमी होती है, इस तरह से हमने दिखा दिया। तो बेसिकली जब कोई तेज होगा कोई धीमा होगा तो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। अब आपस में टकराने से, इलेक्ट्रॉन्स के आपस में कोलिजन होने से इनमें एक विरोध पैदा होता है, एक अपोजिशन पैदा होता है, वो अपोजिशन ही रेजिस्टेंस है। जैसे मान लो हमने क्या करा, सपोज करो कि छोटा सा रोड है और आप उसमें 100-200 आदमी को दौड़ा दो, तो होगा क्या, और वो रेस जीतने के लिए किसी को धक्का दे देंगे, किसी के टकरा जाएंगे, किसी को पकड़ के पीछे खींच देंगे, तो इस तरह से वो रेस जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां अपोजिशन तो पैदा हो रहा है, वो अपोजिशन ही आपका रेजिस्टेंस होता है। तो अब इसमें क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये जो कंडक्टर की जो लेंथ है वो इसको डिपेंड करती है। अब लेंथ कैसे डिपेंड करेगी, देखो जितना ज्यादा आप इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे, और जितना ज्यादा इसकी लेंथ को आप बढ़ा देंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ज्यादा आपस में टकराएंगे, तो उतना ज्यादा अपोजिशन पैदा होगा, और जितना ज्यादा अपोजिशन पैदा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए डिपेंड किस पे करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर depends on or not depend is directly is directly proportional to the length of that कंडक्टर। तो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के। इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो हमारा डिपेंड करता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, भाई एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे देखो मान लो आपने 100 आदमी दौड़ाने हैं, लेकिन आपने छोटी गली में दौड़ानी है तो ज्यादा से ज्यादा टकराएंगे। अब मान लो गली गली आपने जो 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 रास्ता है, जिस रास्ते पर उनको दौड़ना है, वो रास्ता आपने चौड़ा कर दिया, मतलब उनको हाईवे दौड़ने के लिए बोल दिया, तो हाईवे पे तो वो कम टकराएंगे ना एक दूसरे से। तो जो हाईवे पे दौड़ेंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन टकराएंगे कम, तो जिससे क्या है उनका रेजिस्टेंस कम पैदा होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एरिया है, एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is inversely proportional to the area of cross section। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे ये वायर है मेरे पास, सपोज ये कोई कंडक्टर है वायर की लेंथ में, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इज दैट क्लियर? तब जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के, और इसे आप ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तीसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस, या इसमें लिख दो आप टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे वो कैसे डिपेंड करता है, तो दो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। जैसे एक हमारे पास होते हैं मेटल, दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर यानी मेटल्स, इंक्रीजेस with increase in temperature। ठीक है, तब जब हम आर और टी का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं कंडक्टर्स के केस में, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इससे एक चीज और पता चल रही है, इसमें अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो ये आपका नॉन ओमिक कंडक्टर बन जाएगा।
अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो एक मेटल नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि जब वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर? तो रेजिस्टेंस जो होता है मेटल का वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज द टेम्परेचर, लेकिन सेमीकंडक्टर केस में, इन सेमीकंडक्टर, या ऐसे लिख देंगे रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर decreases with increase in टेम्परेचर। जो सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसका हम ग्राफ प्लॉट करें आर और टी का, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है सेमीकंडक्टर के केस में। तो इस तरह से जो होते हैं रेजिस्टेंस जो है इन चीजों पर डिपेंड करता है। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने माना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लो, पॉज करो, नोट कर लो। हो गया? हो गया? हो गया? अरे सर हो गया, कितना हो गया करोगे, राइट? चलो, सो नेक्स्ट आता है कि जो ये आपने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी, 2 मानी, अब आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के है। चलो मैं आगे कराता हूं। तो इसमें क्या आएगा आगे, अभी हमने क्या पढ़ा, ये टेम्परेचर, ये तीन चीजों पे हमने डिपेंड करके दिखा दिया। एक रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा लेंथ पे डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है एरिया पे। अब नाउ अभी आपने पढ़ा कि अभी हमने क्या लिखा है इसमें कि आर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल के है, इक्वेशन नंबर 1। आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के है, इक्वेशन नंबर 2। अपने देखो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंबाइन कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल ओवर में ए। और कभी भी प्रोपोर्शनल को इक्वल टू कन्वर्ट करते हैं तो वहां कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आ जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जहां पे जो रो है वो क्या है, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी होता है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें एक बार, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बार रेजिस्टिविटी और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। हो गया? आई थिंक नोट हो गया होगा सभी को। तो अब रजिस्टिविटी क्या होती है, पहले हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखो, रजिस्टिविटी जो टर्म बनी है ना, ये एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कुछ हमें डायमेंशन दे दी, उसका रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कहलाता है। जैसे देखिए, रजिस्टिविटी जो होगा वो क्या कहलाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये भी ध्यान रखो। लोहे का अलग होगा, सोने का अलग होगा, और क्या नाम है, तांबे का अलग होगा, जो हमारे पास कॉपर होता है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो आपको पता है कि एस हमने निकाला था, आर इज इक्वल टू होता है रो एल ओवर में ए। अगर मैं ऐसे रो की वैल्यू कैलकुलेट करूं, क्योंकि रो ही मेरा रेजिस्टिविटी है, तो रो हो जाएगा मेरा आर ए ओवर एल। अब यहां कंडीशन एक लेते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन की, इफ अगर मैं एरिया को यूनिट ले लू, एरिया ए इज यूनिटी and length is also unity, यानी कि एरिया को भी यूनिट ले लूं, लेंथ को भी यूनिट ले लूं, तब रो हमारे पास क्या बन जाता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू में 1 ओवर 1, देन रो इज इक्वल टू आर। तो रो क्या है, रो यानी रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस है। तब इसके अकॉर्डिंग मैं डिफाइन करूंगा तो क्या आएगा कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस, आर है यहां पे, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, इज द रेजिस्टेंस
ऑफ दैट मटीरियल रेजिस्टेंस है किस मटीरियल का, विच हैव यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ, जिसका यूनिट एरिया हो और यूनिट लेंथ हो, रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है। अब ये क्या क्या, अब देखो यूनिट एरिया यूनिट लेंथ क्या, मान लो मैंने कॉपर ले लिया, कॉपर का मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लेता हूँ और 1 मीटर लेंथ ले लेता हूँ, तो एक एक मेरे पास टुकड़ा आ जाता है कॉपर का, ठीक है। अब उस टुकड़े की जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। यूनिटी पे बात कर रहा है ये, और यूनिटी का मतलब होता है जैसे मान लो आप मार्केट जा रहे हो, आप सपोज पेन खरीद रहे हो, आप अगर पेन खरीदते हो तो आप यूनिटी में बात करते हो हर जगह। वो कैसे, आपने पेन खरीदा, आप बोलोगे भैया एक पेन कितने का है, समझ में आई। उसी तरह से मान लो आप चीनी खरीद रहे हो, भैया 1 किलो चीनी कितने की है। मान लो आपने कुछ भी खरीदनी है, दाल खरीदनी है, भैया 1 किलो दाल कितने की है, भैया 1 किलो फल कितने के, आपने केला खरीदने सर 1 किलो केले कितने के हैं। मतलब हर जगह आप यूनिटी पूछते हो ना, 1 किलो कितने का है, 1 ग्राम, ग्राम में तो कोई पूछते नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो ग्राम में हमारी नापी जाती है, जैसे कि गोल्ड, भाई गोल्ड तो अलग ही चीज है, वो तो 1 ग्राम ही है। तो मेन चीज क्या है कि हमारे पास ज्यादा हम यूनिटी में बात करते हैं, तो ऐसे ही हमने रजिस्टिविटी का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक, यानी किसी मतलब किस कोई हमारे पास फिक्स डायमेंशन का रेजिस्टेंस होता है ये। अब उस फिक्स डायमेंशन में हम बाकी चीजों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास पूरा रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए रजिस्टिविटी क्या है, इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, resistivity is the resistance of that material which have unit area and unit cross sectional area of cross section. So is that clear? वीडियो को पॉज करें, नोट कर ले। अच्छा एक इसकी यूनिट, अच्छा यूनिट आप निकालो, इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, तो यूनिट क्या हो जाती है, आपको पता है कि रो की वैल्यू होती है RA/L, तो इनकी यूनिट रखते चले जाओ। आर की यूनिट क्या है ओम, एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो इसकी यूनिट आ जाती है ओम मीटर। तो इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, या वैसे आपको पता है इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है ओम मीटर। क्लियर है, क्लियर। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, वीडियो को पॉज करें फिर नोट करें, देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, और आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा। तो आपके सामने क्वेश्चन हमारे स्मार्ट बोर्ड ने शो किया है। स्मार्ट बोर्ड आप सभी जानते हो कि स्मार्ट बोर्ड क्यों है, क्योंकि आप लोगों को स्मार्ट बन रहा है इसलिए स्मार्ट बोर्ड है। भाई दूसरों को जो स्मार्ट बना रहा है वो तो स्मार्ट कहलाएगा ना। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहले को क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो, पॉज करो, सॉल्व करो। और सॉल्व कैसे करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू गिवन है वो लिखो, उसके बाद जो वैल्यू पूछी गई है वो भी लिख दो साथ में, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगना है। तो जो फॉर्मूला लगना है उसको अप्लाई कर दो, जैसे कि चलो हो गया, हो गया, हो गया। चलिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 मीटर लेंथ ऑफ द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 स्क्वायर मिलीमीटर। यानी आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपको L गिवन है जो कि 50 मीटर की है। इसके बाद लेंथ वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक आपको एरिया गिवन है वो कितना है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा मिलीमीटर स्क्वायर है तो इसको SI में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.01, अब क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार आ गया, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या गिवन है, आपको रेजिस्टिविटी गिवन है, यानी कि रो पहले से गिवन है, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछा गया है आर, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो रो L ओवर में A, तो लगा दो फॉर्मूला। रो कितना है हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू में L आपको दे रखा है 50 ओवर में एरिया आपको दे रखा है 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6। एक पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दो, और क्या बचता है आपका, देखिए ये तो 1 ही हो गया, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। अभी 10 की पावर ऊपर चला जाता है तो आपको बच जाएगा 5 इंटू में 50 इंटू में 100, 50 5 50 100, ठीक है।
10 की पावर -8, 10 की पावर -6, तो इसको हम क्या करेंगे, -8 + 6 हो जाएगा ऊपर जाके। अब आपका क्या बच गया, 25,000, 25 25 25 30 इंटो में 10 टू द पावर -2, तो देखो -2 से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 250 ओम, ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, क्लियर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, पॉज करो नोट करो, और अगला क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन दिखाएगा, और ये आपके सामने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, पॉज करो और सॉल्व करो, तभी आपको आएगा। जब खुद से सॉल्व करोगे ना तभी आती है चीज है। ये एकदम एक क्रिकेट की तरह होती है। क्रिकेट में जब तक आप बैट पकड़ के बॉल को फेस करना नहीं सीखोगे, जब तक आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, यानी क्रिकेट में न्यूमेरिकल, क्रिकेट में बैटिंग नहीं आएगी और फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। न्यूमेरिकल जितना ज्यादा लगाओगे फिजिक्स उतनी ज्यादा अच्छी क्लियर होती चली जाएगी, कंसेप्ट यहां सेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो पॉज करो और सॉल्व करो, चलो करें स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन वो कह रहा है कि वी हैव अ पीस ऑफ द कॉपर वायर ऑफ द रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दिस वायर इज ड्रॉन आउट सो दैट, इस वायर को खींचा गया ताकि इट्स लेंथ इज डबल, इसकी लेंथ जो लंबाई हो जाए, मतलब डबल हो जाए। तो देखो मान लेते ये मेरी वायर है और इस वायर की लेंथ है L और इस वायर का एरिया है A। मैंने इसको खींच दिया, मैंने इसको खींच के डबल कर दिया। अगर मैं इसको डबल करता हूं यहां तक, तो बेटा जी मेरे ख्याल से इसका जो ये है भाई, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब उस केस में जो इसका जो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कम हो जाएगा भाई। जब आप इसको खींचोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। अब वो कम कितना होता है, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है आधा, ये ध्यान रखो। अगर लेंथ को आप डबल करते हो, लेंथ को आपने करा 2L, तो एरिया हो जाएगा A/2। लेंथ को आपने करा 3L, एरिया हो जाएगा A/3। लेंथ को आपने करा 4L, एरिया हो जाएगा A/4। उसी तरह से एरिया पे उल्टा है, एरिया को आपने डबल किया तो लेंथ आधी हो जाएगी, एरिया को आपने ट्रिपल किया लेंथ 1/3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीजें रहती हैं। तो अब इसमें को ऐसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि पहला रेजिस्टेंस उसने R बोला हुआ है, तो हेयर जो R है उसका फॉर्मूला होता है ρL/A, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रो सेम रहेगा। मटेरियल अगर सेम है तो रो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो मान लेते हैं कि लेट R' बी द न्यू रेजिस्टेंस, अगर R' न्यू रेजिस्टेंस है तो R' कितना हो जाएगा, रो, लेंथ कितना हो गया तो उस केस में 2L, और एरिया हमारा आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4ρL/A। अब ρL/A किसके बराबर है, R के, तो R' हो जाएगा हमारे पास 4R, क्योंकि उसने बोला है ना कि आपको ओरिजिनल रेजिस्टेंस के टर्म में आंसर देना है, तो हमने ओरिजिनल रेजिस्टेंस के टर्म में आंसर दे दिया। क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने आएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया। तो क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो करिए सॉल्व, पॉज करो और सॉल्व करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा, छोटू सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, लल्लू सा, लल्लू सा तो नहीं है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। हो गया, हो गया, चलिए देखिए इसमें क्या करना है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 16 ओम रेजिस्टेंस, 16 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके एंड पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हेन द करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर फ्लोस थ्रू इट। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो आपको R गिवन है जो कि है 16 ओम, आपको I गिवन है जो कि है 1.5 एम्पियर, और पूछा गया है V पूछा गया है। आपने अभी पढ़ा था भाई ओम्स लॉ, क्या पढ़ा था ओम्स लॉ के थ्रू, बताएंगे जरा सर। V इज इक्वल टू आई आर, ओ हाँ बिल्कुल सही बात, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने पढ़ा है, तो अप्लाई कर दो। V हमें निकालना ही है, I कितना मेरे पास, I है 1.5 इंटू में R 16। क्या क्वेश्चन है सर, इजी सा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, देखो पॉइंट हटा दो, 15/10 इंटू में 16, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया ये 8 बार, 16 ना, तो 24 वोल्ट। सो 24 वोल्ट इज द राइट आंसर, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हमें स्क्रीन दिखाएगा, और ये रहा, आई चेंज नहीं करा क्वेश्चन उन्होंने, क्वेश्चन चेंज करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ मच, सॉरी
पॉज करो, सॉल्व करो, पहले आप लोग पॉज करो फिर सॉल्व करो, देन हम करेंगे। हो गया, हो गया, हो गया। ओके, स्टार्ट करें। चलो, आई थिंक कर लिया होगा सबने। क्वेश्चन कहते हैं कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 सोर्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 सोर्स से कितना करंट ड्रॉ करेगा इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 12 ओम। तो पहला केस तो ये सिंपल है। आपको पूछा गया है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक हाउ मच करंट, हाँ करंट निकालना है ना। तो आपको पहले केस में V दे रखा है 220 वोल्ट और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम। करंट पूछा गया है I इज इक्वल टू वॉट। आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है आई आर के। तो I क्या हो जाएगा यहाँ पे V ओवर R, और V कितना हमारे पास 220, 220, R कितना है 1200, एक जीरो से एक जीरो, दो से कट जाएगा 11 टाइम्स, दो से कट जाएगा 60 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 11/60 एम्पियर। अब वो कह रहा है कि इफ इन प्लेस ऑफ द बल्ब हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। सेकंड केस में आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम का, इज कनेक्टेड टू द सोर्स, मतलब सेम सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि सेम सोर्स का आपका V आपका हो जाएगा 220 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट। अब आपसे करंट बताना है, तो आपको सेम क्वेश्चन है I इज इक्वल टू V ओवर R। तो V आपका है 220 और R है 100, एक जीरो से एक जीरो, 2.2 एम्पियर। तो इतना करंट वो ड्रॉ करेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बच्चों को बहुत डर लगता है इन चीजों से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और वो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो पॉज करो और सॉल्व करो, हो जाएगा। लगाओ माइंड, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होने चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। कर लिया, कर लिया, चलो सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 4 एम्पियर का करंट लेता है 220 वोल्ट में सप्लाई लाइन। व्हेन द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई इज चेंज्ड देन आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। अगर वोल्टेज को चेंज कर दे तो आयरन 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। व्हाट इज द न्यू वोल्टेज, नया वोल्टेज पूछा गया है। तो देखो दो केसेस आ गए हमारे सामने, एक केस ये आ गया, एक केस ये आ गया। और जब दो केसेस आते हैं ना, तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसको लेके चलते हैं। उसको लेके कैसे चलना है कि पहले केस से कांस्टेंट निकाल लो और दूसरे केस में उसको अप्लाई कर दो, क्योंकि जो वेरिएबल है उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। कांस्टेंट ऐसा होता है जो पहले केस में भी कांस्टेंट रहेगा, दूसरे में कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बात करूं तो आपको करंट दे रखा है, V दे रखा है। देखो पहले केस में क्या है कि I आपको गिवन है 4 एम्पियर और V आपको गिवन है 220 वोल्ट, और कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू होता है, वो निकालेंगे आप, तो क्या होता है एस V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू V ओवर I। V है आपका 220 और I है आपका 4। तो ये आपका आ जाएगा, सपोज दो से काट देते हैं तो 110, ये 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा 5, 2 पंजे 10, 10, 55 टाइम्स, तो 55 ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब वो कह रहा है कि व्हेन द वोल्टेज सप्लाई चेंज, अब जब सप्लाई चेंज कर दी, आयरन ड्रॉज द करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो सेकंड केस में, केस 2, तो केस 2 में उन्होंने V पूछा गया है और आपको R गिवन है 55 ओम का, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा ये, तो पहले केस में 55 रहेगा, दूसरे केस में 55 रहेगा। और करंट आपको है 2 एम्पियर का, I दे रखा 2 एम्पियर। तो यहां वही चीज अप्लाई कर दो, एज V इज इक्वल टू आई आर। तो I आपके पास है 2 एम्पियर और R है आपके पास 55, तो ये हो जाएगा 110 वोल्ट। तो इतना हो जाएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल लेके आएंगे और उसके हम क्वेश्चंस लगाएंगे कि कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका 12th लेवल तक काम आता है। तो आज के लिए इतना ही। भी इसको पॉज करके एक बार नोट कर लें। तो थैंक यू वेरी मच, अपना मेहनत करते रहें और अपनी लगन से मेहनत करके पढ़ाई करते रहें, और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों को फिजिक्स थोड़ी वीक है, वो उनकी हेल्प करेगा। और अपना समझ गए होंगे सभी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।